बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, लास्ट जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने फ़ाइल हैंडलिंग के टॉपिक को स्टार्ट भी कर लिया था और हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। तो वही प्रोग्राम हमारे सामने, फ़ाइल डिफरेंट है लेकिन प्रोग्राम हमारे सामने वही है। तो इस वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया है, ज़रा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर इसके बाद अगले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्लास थी कॉपी फाइल, ठीक है, और इसमें एक मेथड था मेन। ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इसके बारे में हमने बड़ी तवील से जो है वो डिस्कस किया था। इसके बाद मज़ीद जो हमने काम किया वो ये है कि फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया IN और इसको नल असाइन कर दिया, जिसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस एम्प्टी है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया है आउट और इसको भी नल असाइन किया गया है। फिर ये ट्राई और फाइनली का ब्लॉक है, इसमें इन जो कि फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। फिर यहाँ पे ये आउट फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, फाइल इनपुट स्ट्रीम, इसको हमने एक रिलेटिव फाइल दी है। फाइल का नाम है bcs3b.txt। फाइल इनपुट स्ट्रीम को लाजमी तौर पे फ़ाइल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर फ़ाइल अवेलेबल ना हो तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम को भी हम फ़ाइल प्रोवाइड करते हैं। फ़ाइल प्रोवाइड करने के दो तरीके होते हैं, एक आपके पास एब्सोल्यूट पाथ होता है, दूसरा रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ के अंदर आप डायरेक्टरी से फ़ोल्डर, फ़ोल्डर से सब फ़ोल्डर, सब फ़ोल्डर से फर्दर सब फ़ोल्डर और अनटिल वो कंप्लीट ट्री फॉलो अप होते हुए उस फाइल तक का पाथ हम मुकम्मल बताते हैं। रिलेटिव पाथ के अंदर हम प्रोजेक्ट की लोकेशन के रिस्पेक्ट से बताते हैं कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे मौजूद होगी। इस वक्त ये जो दो फाइलें हैं bcs3b.txt और test.txt, ये दोनों फाइलें जो हैं वो हमारे इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है फ़ाइल को रीड करने के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए फ़ाइल का एग्जिस्ट करना, अवेलेबल होना कंपलसरी है, क्योंकि बहरहाल उसने फ़ाइल को जो है वो रीड करना है। फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम जब हम यूज़ करते हैं, इसको भी हम फ़ाइल का रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये पाथ हमने उसको प्रोवाइड किया होगा, उसकी बेस पे फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम ये आइडेंटिफाई करेगा कि वहाँ पे ये फ़ाइल मौजूद है, और अगर वहाँ पे मौजूद हुई तो उसी फाइल को ओपन करेगा और उसके ऊपर वर्क करेगा। और अगर मौजूद ना हुई तो ऐसी सूरत में पहले ये फ़ाइल को क्रिएट करेगा और फिर उसके ऊपर काम करेगा।
इसके बाद देखिए तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी मौजूद है। इसका इस्तेमाल हम इस लूप के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। ये वाइल का लूप है और वाइल का लूप तब तक ट्रू फॉर्म में लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन मीट हो रही है। जब ये कंडीशन मीट नहीं होगी तब ये लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब लूप के अंदर की जो एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि इन, जो कि फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है, उससे हम रीड का मेथड कॉल कर रहे हैं। रीड का जो मेथड है ये फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल किया जाता है और ये काम करता है कि ये सिंगल बाइट रीड करके उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगरचे वो रीड तो 1 बाइट कर रहा होता है, लेकिन 1 बाइट को एज अ बाइट रिटर्न नहीं करता, बल्कि बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न कर रहा होता है। तो इसको रिसीव करने के लिए हमें इंटीजर चाहिए होगा। अब जो इन डॉट रीड है, ये वाला मेथड हमेशा ग्रेटर देन -1 वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, जिसमें 0 से लेके 127 तक पॉसिबल वैल्यूज़ रिसीव हो सकती हैं। अब सी को जो वैल्यू रिसीव होती है वो एक्चुअल में जो बाइट वैल्यू है उसको हम कह सकते हैं कि वो करेक्टर वैल्यू जो है वो ये रिसीव कर रहा होता है। और ये उस वक्त तक जो है इसको वैल्यू मिलती रहती है जब तक पूरी की पूरी फाइल रीड नहीं हो जाती है। जब पूरी फाइल रीड हो जाएगी तो उस वक्त में इसको फर्दर और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस सूरत में रीड का जो मेथड है वो -1 रिटर्न करता है और जब ये -1 रिटर्न करेगा तो उस सूरत में ये लूप क्लोज हो जाएगा। जब तक ये -1 रिटर्न नहीं करता तब तक हमने लूप को एग्जीक्यूट रखना है। तो उसके लिए देखें कि हम यहाँ पे इस लूप के अंदर ये काम कर रहे हैं कि जो वैल्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम के फाइल से डाटा रीड करने से आ रही है उसको हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसको दूसरी फाइल में राइट करवा रहे हैं। राइट का जो मेथड है ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ अवेलेबल होता है और इसका मकसद होता है कि हम फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकें। अब यहाँ से 1 बाइट रीड होगी तो इसी तरीके से 1 बाइट जो है वो दूसरी फाइल में राइट हो जाएगी। फिर अगली 1 बाइट रीड होगी और वो राइट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से 1 बाय 1 रीड होती है और राइट होती जा रही है। और जब तक ये लूप चल रहा है तो एक फाइल से डेटा रीड होता है, दूसरे के अंदर राइट होता जा रहा है, यहाँ तक कि एक फाइल मुकम्मल तौर पे रीड हो चुकी है और वो दूसरी फाइल के अंदर राइट हो चुकी है। अब जब हमने ये काम कर लिया इस लूप का तो उसके बाद हम डिस्प्ले करवाते हैं सक्सेसफुली कॉपी डाटा। और उसके बाद फर्दर ये होगा कि फाइल इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया जाएगा और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसकी तरह एक दफ़ा आउटपुट देख लें आप। तो यहाँ पे ये आउटपुट पे आ रहा है सक्सेसफुली कॉपी डाटा और यहाँ पे test.txt के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है।
और ये टेस्ट डॉट टी एक्स टी जो है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आ रहा है गुड मॉर्निंग। अब हम यहाँ पे BCS3 की फाइल देख रहे हैं। इसके अंदर हम डाटा चेंज करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जी यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं वी आर वर्किंग ऑन फाइल हैंडलिंग इन दिस लैब। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। फिर इसके बाद कॉपी फाइल डॉट जावा पे आके मैंने इसको रन किया। सक्सेसफुली कॉपी डाटा। अब अगर मैं यहाँ से टेस्ट को खोलूँगा तो देखें इसका डाटा अपडेट हो चुका है। वी आर वर्किंग ऑन द फाइल हैंडलिंग इन दिस लैब। तो इस तरीके से BCS3 का जो डाटा है वो टेस्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर कॉपी हो चुका है। अब इसी के साथ कुछ और चीज़ मैं आपको बताऊँगा। हम यहाँ पे करैक्टर बाय करैक्टर जो है इसको डिस्प्ले करवाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अब यहाँ पे हम सी को जो है वो साथ साथ डिस्प्ले करवाते हैं। जी ये देखिए, जब सी को हमने डिस्प्ले करवाया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 87, 101, 32, 97, 114 एक्सेट्रा। अब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में किस तरीके की वैल्यू है, तो उसको जो है मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ उसको, या स्ट्रिंग नहीं बल्कि चार में कन्वर्ट करता हूँ। चार टेक्स्ट चार इक्वल्स चार, और इसको मैंने साइन कर दिया सी। और यहाँ पे मैं इसके साथ जो है टेक्स्ट चार जो है इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। अब ये मैंने क्या किया है इसके बारे में थोड़ी देर में जिक्र करता हूँ, लेकिन पहले आप जो है इसकी आउटपुट देख लें। तो जी ये देखें 87 होता है W। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो आपके पास इंटीजर है इसको मैंने चार में कन्वर्ट किया। यहाँ पे चार में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इंटीजर है और इससे पहले मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर चार लिखा है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। इसको मैं कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। में साथ में मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास क्या है, ये सॉरी एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। कास्टिंग कहते हैं एक चीज़ को दूसरी शक्ल के अंदर कन्वर्ट करने को। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर वैल्यू को करैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब इसमें जो सी है इसके अंदर एक्चुअल में नंबर पड़ा हुआ है 87। तो जब मैंने कास्ट किया तो 87 जो है वो आस्की के रिस्पेक्टिवली एक कोड है, एक करैक्टर का, और करैक्टर वो आपके पास है W। तो जो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें जो ये कोड की वैल्यू है वो करैक्टर में कन्वर्ट होती है और वो चार को असाइन हो जाती है। इस तरीके से जो 87 जो कोड आपकी सी में पड़ा हुआ है, अब वो आ, आपको जो है यहाँ पे W के फॉर्म में आउटपुट नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसको कास्ट कर लिया है। इस तरीके से देखिए 101 जो है वो E होता है, 32 जो है वो स्पेस होती है, 97 जो है वो ए होता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये लेटर बाय लेटर जो है वो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था वो करैक्टर के फॉर्म में नहीं हो रहा था बल्कि इंटीजर या बाइट वैल्यू के रिस्पेक्ट से कन्वर्ट हो रहा था, सॉरी ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है, ओके। तो जी मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा हम अगली एग्जांपल पे आते हैं।
जी, अगली जो एग्ज़ाम्पल है, ये तकरीबन पिछली एग्ज़ाम्पल से मिलती-जुलती है। इसमें हम इनपुट स्ट्रीम की जगह पे फाइल रीडर क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं और फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह पे फाइल राइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो ये दोनों क्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करैक्टर को रीड करने के लिए यूज़ होती है। अगर आप कर्सर इस पे लेके जाएँ तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेगा। रीड टेक्स्ट फ्रॉम करैक्टर फाइल यूजिंग डिफ़ॉल्ट बफर साइज़, डिकोडिंग फ्रॉम बाइट टू चार यूजेस ईदर specified char set or platform default char set. The file reader is meant for reading streams of char. For reading stream of raw byte, consider using file input stream. फाइल रीडर जो है वो करैक्टर को रीड करने के लिए यूज़ होता है। अब जो करैक्टर है वो 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है। 2 बाइट जो होता है वो आपका यूनिकोड होता है। ठीक है, तो अगर आपने सिंगल बाइट यूज़ करनी है, सिंगल बाइट डाटा यूजेज करना है, फिर आप फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल आउटपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने करैक्टर वाइज जो है उसको ट्रांसफ़र करना हो तो फिर उस सूरत में फाइल रीडर और फाइल राइटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि हमारी क्लासेस यहाँ पे वक्ती तौर पे फ़र्क डिफरेंट है, और इसके अलावा जो उसमें डाटा का फ़्लो होना है वो 2 बाइट का है। इवन जो फाइल रीडर फाइल राइटर है, इसके बैक एंड में फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम ही यूज़ हो रही होती है। बस फ़र्क ये है कि यूनिकोड के रिस्पेक्ट से जो है, यूनिकोड जो है आपका 16 बिट का होता है, तो उसके लिए जो है ये 16 बिट डेटा ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ जो है ये अगर हमने सिंपल 1 बाइट यूज़ करनी है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से हम काम चला सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि तरीक़ाकार वैसे ही है कि हमने मेन मेथड के अंदर फाइल रीडर, फाइल राइटर, इनके ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर लिए हैं, और हम यहाँ पे फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसको हमने फाइल का नाम दे दिया, फाइल दे दी, और इसी तरीके से हमने इसको राइट करवाना है तो उसके लिए हमने फाइल प्रोवाइड कर दी। इसके बाद बाकी जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली सेम ही है जैसे कि हमने पहले देखी थी। तो इसके अंदर देखें यहाँ तक ये वही चीज़ है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और यहाँ पे भी तकरीबन वही चीज़ है। सिर्फ ये है कि मैंने थोड़े से यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़े डिफरेंट तरीके से रखी हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि वो उनके आस्की कोड के बेस पे भी नज़र आए, और जो उसका ओरिजिनल करैक्टर है उस करैक्टर के बेस पे भी वो नज़र आए। तो इसको रन करते हैं और देख लेते हैं। तो जी, ये जो फाइल है इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट कॉपिंग, फाइल रीडर एंड फाइल राइटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो input.txt की फ़ाइल है उसमें डेटा जो है वो ये पड़ा हुआ है, और वो जो डेटा है वो फिर आउटपुट स्ट्रीम को सेंड किया जाता है, और आउटपुट स्ट्रीम को जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो इस तरीके से उसकी आस्की कोड के अंदर है। फिर हमने उसको जो है वो करैक्टर में कन्वर्ट किया तो वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। 84 T है, 104 जो है वो H है, 105 I है, 1015 जो है वो S है, 32 जो है वो स्पेस है, एंड सो ऑन। जी, ये हमारी दूसरी एग्जांपल भी होगी। अब हम आते हैं अगली एग्जांपल पे।
जी। अब जो हमने एग्जांपल देखनी है, उससे पहले हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जो है हम आपको लेसन प्लान में नहीं मिलेगी। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए है, और वो प्रैक्टिस जो है, जो भी हम करेंगे यहाँ पे, या जो चीज़ें अभी हम यहाँ पे सीखेंगे, वो अगली एग्जांपल के अंदर जो है वो सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होगी। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेथड है मेन, और इसके अंदर हमने ट्राई का ब्लॉक बना रखा है, ट्राई कैच का ब्लॉक बना के रखा है। इसमें एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस, और स्ट्रिंग में प्रोवाइड करते हैं टेस्टिंग बाइट एरे फॉर स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास है स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को हम बाइट एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये बाइट एरे का नाम रखा है बी राइट, और उसके बाद ब्रैकेट लगी हुई है, जिसका मतलब है ये बाइट एरे है। और स्ट्रिंग का जो ये क्लास है, इसके अंदर एक मेथड होता है गेट बाइट्स। गेट बाइट्स के जो मेथड है, वो बाइट एरे रिटर्न करता है, वो बाइट एरे रिटर्न करता है। तो इस तरीके से इसको रिसीव करने वाला भी बाइट एरे है, तो ये बाइट एरे रिटर्न करेगा, तो वो बाइट एरे को रिसीव हो जाएगा। फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ओएस। इसको ये फाइल मिलती है लोकल प्रोजेक्ट के अंदर ही, स्ट्रिंग डाटा डॉट txt। और अगर ये फाइल मौजूद होती है तो ये उसको ओवरराइट करेगी, और अगर मौजूद नहीं है तो फिर इसको ओवरराइट नहीं करेगी, बल्कि पहले फाइल क्रिएट की जाएगी और फिर उसमें डेटा को राइट किया जाएगा। अब आ जाएं आप लूप में। लूप के अंदर हम जो है वो आइट्रेशन करते हैं 0 से लेके जितनी बाइट एरे की लेंथ है, जितने भी बाइट एरे की लेंथ है उस वक्त तक जो है वो ये लूप आइट्रेट करना चाहिए। और उसमें हम जो है हर आइट्रेशन के लिए एक्स में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है आपके पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ओएस। इसमें है राइट का मेथड। ये जो राइट का मेथड है, ये एक वक्त में एक बाइट रिसीव कर रहा है, तो इसलिए ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो बाइट पड़ा होगा, जो कि आपने स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करने के बाद वो एरे फिल हुई है, उसके लिहाज से बात कर रहे हैं। तो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर बी राइट के अंदर जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग डाटा डॉट txt के अंदर प्लेस हो जाएगी। फिर इसके बाद फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो फाइल में जाके राइट हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से एक एक बाइट करके हम इस स्ट्रिंग के जो ये करैक्टर्स हैं जो कि बाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको एक एक करके जो है उसके डाटा को हम फाइल में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद फाइल को हम क्लोज करते हैं, ताकि ये वाली फाइल जो है वो प्रोग्राम के अंदर किसी और जगह पे या किसी और दूसरे प्रोग्राम से भी यूज़ की जा सके। फिर है फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है IS। इस IS का ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रिंग डाटा डॉट txt। अच्छा, अब मुझे ये कंफर्म है कि स्ट्रिंग डाटा डॉट txt जो है वो लाजमी तौर पे एग्जिस्ट कर रही होगी।
और ये मुझे कंफर्म कैसे हुआ? जी, आप लोगों का सवाल है, चैट इनेबल्ड है, आपने मुझे आंसर करना है। मुझे ये कंफर्म है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रिंग डाटा डॉट txt मौजूद है। मुझे ये कंफर्म कैसे हुआ? किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो फाइल है ये प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होगी? जी, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। जी, वेरी गुड। जी, अदील ने मुझे सही आंसर बताया है, इसके अलावा उसामा अहमद ने मुझे सही आंसर बताया है। और वो सही आंसर यही है कि अभी तो मैंने ये फ़ाइल क्रिएट की है, जो ये OS है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ये इस वाली फ़ाइल को क्रिएट करेगा। अगर मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है फिर तो उसी को राइट कर लेगा, तो उसका मतलब है तब भी फ़ाइल मौजूद होगी। और अगर मौजूद नहीं है तो ये फ़ाइल को क्रिएट कर लेगा, जब फ़ाइल को क्रिएट कर लेगा तब भी फ़ाइल जो है वो मौजूद हो जाएगी। तो इसमें जब यहाँ पे हमने इस वाली फ़ाइल को क्लोज़ किया है, तो उसके बाद जैसे ही फ़ौरन अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो हम दोबारा से उस फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो वो फाइल अभी हमने इसी प्रोग्राम के अंदर बनाई है, तभी तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये फाइल जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यही कंफर्मेशन है कि हम अभी अभी बनाई है तो अभी हमें अवेलेबल भी हो जाएगी। तो ये हमने इसी फाइल को जो कि अभी हमने बना के सेव की थी, अब उसको हमने ओपन कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो ये फाइल है ये एग्जिस्ट करती है, तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती होगी। और हम इसमें फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट is और उससे हम जो है फंक्शन कॉल करते हैं अवेलेबल। ये जो अवेलेबल का मेथड है, ये वो मेथड है कि जो नंबर ऑफ बाइट रिटर्न करेगा। अब नंबर ऑफ बाइट से क्या मुराद है? नंबर ऑफ बाइट से मुराद ये है कि लेट्स से हम कहते हैं कि इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हुए जो s.getBytes का मेथड है, इसने टोटल 27 जो है वो बाइट्स क्रिएट की। तो अब जो ये अवेलेबल का मेथड है ये 27 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने 27 जो बाइट्स थी उसको आपने एरे में बना लिया, एरे में सेव कर लिया, फिर उसको आपने फाइल के अंदर राइट कर दिया। तो फाइल में कितना डेटा राइट हुआ है? 27 बाइट। तो अब जो is डॉट अवेलेबल का ये मेथड है, ये क्या करेगा? ये 27 रिटर्न करेगा। दैट्स मीन कि 27 बाइट जो है वो अवेलेबल है। अब ये साइज़ है ना, ये हमें चाहिए, या नंबर ऑफ़ बाइट जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि उस साइज़ की हमें एरे बनानी पड़ेगी, बाइट एरे, क्योंकि अब डाटा हमने फाइल में से रीड करना है, उसको यूज़ करना है। तो ये गेट बाइट्स का जो वेरिएबल है, इसको हम इनिशलाइज करते हैं न्यू बाइट, और इसका साइज़ हमने रख लिया साइज़। साइज़ कहाँ से आ रहा है? साइज़ ये इज़ अवेलेबल से आ रहा है। अब यहाँ तक ये एक काम हो गया जो कि आपके लिए नया होगा। अब इसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इस लाइन के ऊपर है। वो ये कि जो रीड का मेथड है, अब ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हम वो वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे, बल्कि इसके अंदर हमने पास कर दिया है गेट बाइट्स। अब गेट बाइट्स जो हमने यहाँ पे पास किया है, ये होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस क्या होता है? आपके पास आर्गुमेंट में वैल्यू पास करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में जब आप कोई वैल्यू पास करते हैं या कोई आप वेरिएबल उसको पास करते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू की एक कॉपी बनती है और वो मेथड के अंदर यूज़ होती है।
इस तरीके से जो भी आप मैनिपुलेशन करते हैं वो कॉपीड डाटा के ऊपर होता है या कॉपीड वैल्यू पे होता है, ओरिजिनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पास बाय रेफरेंस कदर मुख्तलिफ है। पास बाय रेफरेंस में आप ओरिजिनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि आप पूरी की पूरी चीज़ ही जो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस सूरत में हम पूरी की पूरी एरे जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब पास बाय रेफरेंस करते हैं तो उसके अंदर जो है एक्चुअल चीज़ की कॉपी नहीं बनती, बल्कि ओरिजिनल पास की जा रही होती है। और इससे ये होता है कि अगर जिस जगह पे आप पास कर रहे हैं, जिस आर्गूमेंट में आप पास कर रहे हैं, अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाए और उस मॉडिफिकेशन से जो एरे है उसके अंदर चेंजेस क्रिएट की जाएँ, तो वो चेंजेस जो हैं बहरहाल जो है वो उस पे अप्लाई होती हैं, क्योंकि पास बाय रेफरेंस है। तो ओरिजिनल जो वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर भी फ़र्क आता है। और इस तरीके से ना आप उस एरे को या उस ऑब्जेक्ट को जो है वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब किया गेट बाइट्स का जो ये एरे है, जब ये रीड में जाएगा तो रीड का मेथड जो है वो इस वाली एरे की वैल्यूज़ को फिल करेगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यूज़ को ये फिल करेगा, तो अभी तो हमने गेट बाइट्स बनाया है और उसका साइज़ हमने रखा है। अब उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने डिफ़ाइन नहीं की, तो वैल्यू उसको कहाँ से मिल रही होगी? रीड के मेथड से मिल रही होंगी। और रीड का मेथड क्या करेगा? रीड का मेथड ये करेगा कि वो तमाम वैल्यू जो कि फ़ाइल में पड़ी होंगी उसको जो है वो अ, इस वाली एरे के ऊपर लोड कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप देखें तो स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, हमने एक नई स्ट्रिंग बनाई जिसमें हमने बाइट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? आप जो है वो एक नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको उसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो है बाइट एरे पास कर देंगे। जब बाइट एरे पास करेंगे तो ये मेथड जो है उसको बाइट एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हम उसको आउटपुट कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमने इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया ताकि जो फाइल रिज़र्व हुई है वो फ्री हो जाए। और लास्ट में ये कैच आपका है जिसमें आप एक्सेप्शन को हैंडल करते होते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ई और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सेप्शन। तो इसका मतलब ये है कि ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा प्रॉपर नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन के तौर पे ये आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको रन करें तो देखें ये आपके पास आउटपुट पे आ रहा है टेस्टिंग बाइट एरे फॉर स्ट्रिंग। ये किस तरीके से आया कि हमने उसकी बाइट एरे को कन्वर्ट कर दिया है किसमें? स्ट्रिंग में। और फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे ये एक्टिविटी करते हैं कि अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं सेंड की वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें, और जिनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है मैं उनके नाम कॉल कर लेता हूँ। अदील शाहिद ख़ान, मोहम्मद अब्दुल्ला आदिल, राजा इस्माइल ख़ान, अली प्यार अली, अब्दुल वहाब, सॉरी जो ये हैं अब्दुल्ला अहमद, मोहम्मद हसन महमूद, उसामा अहमद, मोहम्मद शराज, हारून अली कियानी, हारिस अली, ज़ुबैर लियाकत, अहमद ज़ुबैर, शायान नासिर, मोहम्मद बाकिर इस्माइल, मोहम्मद उस्मान फ़ारूकी, हमज़ा साजिद अब्बासी, हमाद ताहिर, उसामा अकील, अरसलान सुहेल, वाजिया फ़रूक, मोहम्मद उमैर अमजद, अहमद ज़ुबैर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद आतिफ़ अब्बासी, ज़िया इमदाद, मोहम्मद हुज़ैफ़ा हुसैन, इनामुल्लाह, अमान मतीन, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, मोहम्मद बिलाल अब्बासी, ज़ियाउर रहमान और हुज़ैफ़ा ज़फ़र। जी, अगर किसी स्टूडेंट का मैंने नाम कॉल नहीं किया या किसी को कन्फ्यूजन है अटेंडेंस की, तो अपनी अभी भी अटेंडेंस जो है वो सेंड कर सकता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो जब तक ये ज़ूम डिस्कनेक्ट होता है तब तक ये ज़ूम उस दौरान में आप अपनी अटेंडेंस भेज सकते हैं, और जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में।